नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। मैं गौरव आपके लिए कंटेंट की सीरीज़ में हम लोग चल रहे हैं और कंटेंट की सीरीज़ में वुमेन इन एंशिएंट इंडिया आईटीसीएस के अंतर्गत आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वुमेन की सिचुएशन एंशिएंट इंडिया में क्या रही। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उसको प्री वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड में डिवाइड कर लेंगे। तो अभी हम लोग जो पॉइंट्स देख रहे हैं वो पहले वुमेन की सिचुएशन और वुमेन के बारे में और लोगों ने एंशिएंट पीरियड में क्या कहा उसको हम लोग देख रहे हैं। तो अगर देखना शुरू करें तो ये बात कही जाती है कि वुमेन को इक्विवेलेंट टू मेन ट्रीट किया जाता था हर फील्ड ऑफ लाइफ में। यानी एंशिएंट डेज में अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में एंशिएंट पीरियड में वुमेन जो थी वो बिल्कुल इक्वली ट्रीट की जाती थी मेन के। तो समानता की जो बात है, महिलाओं की पुरुषों के साथ जो समानता की बात है, जो हम आज के समय में कर रहे हैं, अगर देखें तो आज के समय में हम मॉडर्न एज में जी रहे हैं, लेकिन ये जो समानता है ये हमें वैदिक एज में एंशिएंट इंडिया में दिखाई देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे दिखने को मिलती है कि पतंजलि और कात्यायन जैसे ऋषियों ने ये बात उठाई है कि अब वैदिक पीरियड में एजुकेशन वुमेन के लिए बिल्कुल अवेलेबल रही है। तो पतंजलि और कात्यायन जैसे लोगों ने, विद्वानों ने अपनी पुस्तक के अंदर अपने अपने लेखनी, अपने टेक्स्ट में, अपने स्क्रिप्चर्स में ये बात रखी है कि वैदिक पीरियड में वुमेन की जो एजुकेशन थी वो बिल्कुल सहज थी और वो इंटाइटल थी इन एजुकेशंस को पाने के लिए। अगर ऋग्वेदिक वर्सेस की बात करें तो ऋग्वेदिक वर्सेस में ऋग्वेद के अंदर बहुत सारी वर्सेस, बहुत सारे हमें सूक्त प्राप्त होते हैं जो ये बताते हैं कि अगर कोई महिला जो मैरिड है या एक मैच्योर एज की हो चुकी है, वो अपने लाइफ पार्टनर को चुनने के लिए बिल्कुल फ्री होती थी। तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि महिलाओं को प्राचीन समय में स्वयं के स्तर पर निर्णय लेने के अधिकार भी प्राप्त थे। अगर पाणिनि के रेफरेंसेस को देखें, महर्षि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी संस्कृत व्याकरण के ऊपर, तो अगर पाणिनि के रेफरेंसेस को हम देखें तो उन्होंने भी ये बात स्वीकार की कि प्राचीन समय में जो फीमेल स्टूडेंट्स थी, जो महिलाएं थीं, जो स्त्रियां थीं, उन्हें वेदों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त था। कात्यायन ऋषि ने तो महिला टीचर्स जो थीं उस पीरियड में जो वेदों को पढ़ाने वाला काम करती थीं, उनको उपाध्याय या उपाध्यायी के नाम से संबोधित भी करा। ऋग्वेद और उपनिषदों में अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी महिला संतों का और बहुत सारे महिलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो गार्गी और मैत्रेयी, ये दो फिलोसोफर्स जो कि मिथिला से रही हैं बिहार में, तो वहाँ गार्गी और मैत्रेयी का भी हमको उदाहरण प्राप्त होता है कि अपने आप में उस पीरियड में बहुत विद्वान, बहुत वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों के जानकार के रूप में, शास्त्रार्थ करने वाली स्त्रियों के रूप में, फिलॉसफी के एक्सपर्ट के रूप में गार्गी और मैत्रेयी को हम जानते हैं। तो उस पीरियड में महिलाओं की शिक्षा के स्तर पर कितनी स्वतंत्रता थी, ये ऋग्वेदिक और उपनिषदिक जो टेक्स्ट हैं वहाँ पर हमें रेफरेंसेस प्राप्त होते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट जो बात है कि उस पीरियड में महिलाओं को अलग तरीके से भी देखा जाता था। अगर हम बात करें नगर वधुओं की, तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य रहे जहाँ पर नगर वधुओं की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि नगर वधु जो होती थी वो पूरे नगर के मनोरंजन, पूरे नगर के लिए कार्य करती थी। तो अब अगर ध्यान से देखें तो बुद्धिस्ट पीरियड में हम आम्रपाली जैसी नगर वधु का उदाहरण भी देखते हैं। वुमेन की जो स्टेटस है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में महिलाओं को सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर
घरेलू स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, धर्म के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर ऑलमोस्ट सभी लेवल्स पे, ऑलमोस्ट सभी स्तरों पर और सभी जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त रहे हैं। तो प्राचीन समय में महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी रही है। अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, यानी अब इसको हम देखें डिवीजन के रूप में, तो अर्ली वैदिक पीरियड की अगर बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में कहा जाता है कि जो वुमेन की पोजीशन थी रीजनेबली वेल थी, बहुत अच्छी थी। उनका सम्मान परिवार में और समाज में होता था। वो हर प्रकार के डोमेस्टिक वर्क्स में, रिलीजियस राइट्स में, रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करती थी। पुरुषों के साथ वो बराबर का काम करती थी। अलग अलग तरह से एजुकेशन के लेवल में अगर देखें तो वो वैदिक राइट्स को परफॉर्म करती थी, परफेक्ट मैनर में परफॉर्म करती थी। और अगर बात करें तो बहुत सारे वैदिक सैक्रिफाइसेस, बहुत सारी वैदिक परंपराओं में वो पार्टिसिपेट करती थी। अगर ध्यान से देखें, ऐसी बहुत सारी ऋचाएं हैं, सामवेद की ऋचाएं हैं, जिनमें ये कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो विशेष प्रकार के जो कार्य हैं उनको प्रतिपादित किया करती थी। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें कि कौन से कार्य महिलाएं करती थी, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं, जैसे सीता यज्ञ, रुद्र बलि यज्ञ, रुद्र याग यज्ञ, स्वस्ति यज्ञ। ये कुछ यज्ञ थे जिन यज्ञों को करने का जो श्रेय है और करने का जो अधिकार है वो महिलाओं को ही प्राप्त था। और अगर ध्यान से देखें तो उस पीरियड में भी और आज के समय में जिस प्रकार से हम महिलाओं की स्थिति को देखते हैं, तो उस पीरियड में भी अगर फसल अच्छी होती थी, अगर धन धान्य वस्तु अगर अच्छी होती थी, तो वो सारी चीजें महिलाओं को प्राप्त करने का अधिकार था। चिल्ड्रन यानी बच्चों की देखरेख, बच्चों का लालन पालन करने का जो अधिकार है वो महिलाओं को बहुत शुरू से प्राप्त है। कोई भी स्त्री अपने आधार पर विवाह कर सकती थी। अगर हम ध्यान से देखें तो अपने हस्बैंड को, अपने पति को किसी युद्ध में जीतने वाली जो बात है, यानी युद्ध में भी महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त रहे हैं। युद्ध कौशल की अगर बात करें तो वहां पर भी महिलाएं युद्ध कौशल में अपने आप को निपुण बनाती थी। यानी न केवल समाज में, न केवल धर्म में, न केवल परंपरा में, न केवल संस्कृति में, न केवल राजनीति में, न केवल अर्थ में, बल्कि युद्ध के क्षेत्र में भी महिलाएं विभिन्न प्रकार की कलाओं और चीजों को सीखती थी। रिलीजियस और डोमेस्टिक ड्यूटीज को परफॉर्म करना अपने हस्बैंड के एब्सेंस में, ये अधिकार उन्हें प्राप्त थे। और पूरी तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो महिलाएं पुरुषों के समान शिक्षा, सामाजिक कार्य और राजनीति में भी पार्टिसिपेट करती थी। राइट टू एजुकेशन इन्हें बहुत अच्छे से प्राप्त था उस पीरियड में। वुमेन को उपनयन संस्कार, यानी जिसे हम शिक्षा आरंभ की जो प्रक्रिया है वो करने का अधिकार था। और यही कारण है कि उस पीरियड में बहुत सारी स्त्रियों का नाम, जैसे अभी मैत्री और गार्गी का हमने नाम लिया, तो ये बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण किया, और न केवल शिक्षा ग्रहण किया बल्कि शिक्षा देने का भी कार्य किया। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस प्राप्त होते हैं, जिन एविडेंसेस में हमें ये प्राप्त होता है, ये सूचना प्राप्त होती है कि बहुत सारी महिलाएं अनमैरिड रह करके, यानी अविवाहित रह करके अपने पूरे जीवन को शिक्षा में, वेद, संस्कृति, संस्कार, इन सारी चीज़ों में अपने जीवन को लगा देती थी और बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त करती थी। और अगर ध्यान से देखें तो घोषा, अपाला, विश्ववारा, लोपमुद्रा, सीकता, निवावारी, गोधा और अदिति जैसी कुछ महिलाएं और कुछ स्त्रियां रही हैं। इनमें से बहुत सारी स्त्रियों को अगर हम देखें, जैसे लोपमुद्रा, अदिति, ये बहुत सारी स्त्रियां रही हैं जिन्हें विदुषी स्त्री के रूप में हम देखते हैं। ये ऋषि पत्नियां भी रही हैं, यानी जिन ऋषियों से इनका विवाह हुआ उन ऋषियों के साथ रहते हुए इन्होंने सारी वैदिक परंपराओं और क्रियाओं का, सारी स्वतंत्रता का इन्होंने
पूरा लाभ प्राप्त किया। अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो प्राचीन समय में एडल्ट मैरिज के भी प्रोविजंस थे। अपनी इच्छा के अनुसार भी शादी करने का प्रावधान था, और कोई स्त्री अगर विधवा हो जाती थी तो उसे पुनर्विवाह करने का भी अधिकार वैदिक सोसाइटी में ये स्त्रियों को प्राप्त था। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि वैदिक पीरियड के बाद, वैदिक काल के बाद स्त्रियों का पतन शुरू हो गया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण परंपरा जो है, तो जब जब से ब्राह्मण परंपरा आई तो ब्राह्मण परंपरा के आने से बहुत सारे जो वैदिक सिस्टम रहे उनमें काफ़ी बदलाव आ गया, और उसी का नतीजा है कि लेटर वैदिक पीरियड में सारे अधिकार जो स्त्रियों को प्राप्त थे वो समाप्त हो गए थे। तो अगर ध्यान से देखें तो वैदिक पीरियड में बहुत सारे प्रतिबंध स्त्रियों पर लगा दिए गए। ये लेटर वैदिक पीरियड जो है, उस लेटर वैदिक पीरियड में पैट्रियार्कल फैमिली यानी पुरुष प्रधान परिवार या समाज दिखने लगे, और जितने भी अधिकार महिलाओं को वैदिक और प्री वैदिक पीरियड में प्राप्त थे वो पोस्ट वैदिक पीरियड में धीरे धीरे छीन लिए गए या समाप्त कर दिए गए। महिलाओं को स्वयं के आधार पर विवाह का जो अधिकार था वो छीन लिया गया, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, उनकी मैरिज की जो एज है वो कम कर दी गई। इस प्रकार के बहुत सारे प्रतिबंध हमें महिलाओं के ऊपर देखने को मिलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो राइट टू एजुकेशन जो था उसे कैंसिल किया गया। महिलाओं को एक रीजनरेशन के टूल के तौर पर, यानी सिर्फ संतानोत्पत्ति के एक डिवाइस के रूप में समझा जाने लगा। परिवार के अंदर जो प्रधानता थी वो पुरुषों की ज़्यादा देखने को मिलने लगी। 100% चेस्टिटी ये स्त्रियों से एक्सपेक्ट ज़्यादा की जाती थी। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए, बहुत प्रतिबंध लगाए गए सोशल मोबिलिटी पर, यानी कोई भी स्त्री घरों से बाहर निकलना या फिर इस प्रकार की चीज़ें वो नहीं कर सकती थी। व्यापार, शिक्षा, संस्कार, ये सारी चीज़ों में उन्हें पीछे ढकेल दिया गया। अगर ध्यान से देखें तो एक तरह से उन्हें मजबूर किया गया कि वो सिर्फ घर में रह करके घर की देखभाल का कार्य करें। रीमैरिज को बिल्कुल बंद कर दिया गया, उनके जीवन को दूसरे द्वारा या पुरुषों द्वारा चलाया जाने लगा, और अगर देखें तो उनका जीवन जो है वो बिल्कुल नर्क के समान बना दिया गया। डोमेस्टिक ड्यूटी को परफॉर्म करना फोर्सफुली उनका एक भाग्य बन गया, और डिसेंडेंट्स यानी जो संतानोत्पत्ति का जो कार्य है वो करना, रिचुअल्स को परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो अगर ध्यान से देखें तो निगेटिव पूरा जो एनवायरनमेंट है महिलाओं के लिए ये लेटर वैदिक पीरियड में बन गया, और सारे वैदिक राइट्स जो उन्हें प्राप्त थे कभी, सारे वैदिक राइट्स उनसे छीन लिए गए। तो इस प्रकार से हम लोग महिलाओं की स्थिति को प्राचीन समय में देखते हैं। तो दो तरह की स्थितियां दिखती हैं, एक वैदिक और प्री वैदिक स्टेज में, और दूसरा पोस्ट वैदिक स्टेज में। तो ये था महिलाओं के ऊपर वुमेन इन एंशिएंट इंडिया का पार्ट। आशा करते हैं कि आपको ये पार्ट नॉलेज के लेवल पे ज़्यादा वैल्यूएबल लगा होगा, और एक जिस्ट के रूप में, एक सार के रूप में आप इन चीज़ों को बिल्कुल आराम से पकड़ पाए होंगे। आगे बहुत सारी वीडियो की कंटेंट के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। लोगों तक इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए इन वीडियोस को शेयर करें, और अगर आपको कोई चीज़ जो हमें एडवाइस करनी हो, जो हमें सजेस्ट करनी हो, उस पे आप हमारे वीडियोस पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोस में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।